हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को मेरे साथ और बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहते हैं कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का है। आपने सुना होगा कि भारत के संविधान की आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है, और वहीं एक आलोचना यह भी की जाती है कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी अधिनियम का है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और आज हम लोग उसी अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इस अधिनियम को 4 पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। सबसे पहले इस एक्ट के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस अधिनियम का एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद इस अधिनियम के की प्रोविजन क्या रहे, प्रमुख प्रावधान क्या रहे, और आखिरी में बात करेंगे इस अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, या फिर आप कह लीजिए कि इस अधिनियम की आलोचना के संदर्भ में अलग अलग स्टेटमेंट है, वो किसके द्वारा कौन सा दिया गया, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में चर्चा करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जो इमेज आप लोग देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ओरिजिनल इमेज है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2। यानी आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 2 चैप्टर थे। पहला चैप्टर बर्मा से संबंधित था, जिसे वर्तमान में हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा चैप्टर भारत के संदर्भ में था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपने यह भी पढ़ा होगा कि 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, यानी कानून का नाम तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन इसके अंदर 2 चैप्टर पाए जाते हैं। चैप्टर 1 का संबंध बर्मा से है और चैप्टर नंबर 2 का संबंध भारत से है। तो ये बात क्लियर हुई। चलिए शुरुआत करते हैं, बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 का एक सेक्शन था, सेक्शन 84। उसकी एक धारा थी 84वीं धारा। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद हम एक सांविधिक आयोग का, एक वैधानिक आयोग का, एक लीगल कमीशन का गठन करेंगे, जो इस बात पर निर्णय लेगा कि फ्यूचर में, भविष्य में भारतीयों को कौन कौन से अधिकार दिए जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या कहा गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में आई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा को ही अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अगस्त घोषणा अलग है, अगस्त प्रस्ताव अलग है। अगस्त घोषणा में कहा गया था कि हम भारत में एक सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे, लेकिन वो सेल्फ गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप बनेगी और इसका निर्णय भारतीयों के द्वारा की गई प्रगति यानी प्रोग्रेस पर निर्भर करेगा, और भारतीयों की प्रोग्रेस कितनी हुई इसका निर्धारण ब्रिटिश पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था, उसमें जो सेक्शन 84 था, जिसमें कहा गया था कि 10 सालों के बाद हम एक वैधानिक आयोग गठन करेंगे, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। हालांकि साइमन कमीशन का गठन 10 सालों के बाद होना था, यानी 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और उन तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक व्हाइट पेपर जारी किया गया, एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और वही व्हाइट पेपर
आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया और वही आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। तो 1919 का अधिनियम ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन का परिणाम व्हाइट पेपर के रूप में आया और व्हाइट पेपर आगे चलकर आपका 1935 का अधिनियम बना, जो कि 1937 में इंप्लीमेंट हुआ। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको आप लोग समझने की और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आप लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 84, जिसके बारे में मैंने बात की कि सेक्शन 84 में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टैच्यूटरी कमीशन आफ्टर 10 years टू इवेल्युएट द सिस्टम इंप्लीमेंटेड अंडर द 1919 एक्ट। और ये आप लोगों ने पढ़ लिया था कि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। यानी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे और भारत सचिव हुआ करते थे, इंडियन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे एडविन मॉन्टेग्यू। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे डेविड लॉयड जॉर्ज। इस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसके सेक्शन 84 के तहत साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें। साइमन कमीशन एक 7 मेंबर कमीशन था। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइमन कमीशन के जो 7 मेंबर थे वो सब ब्रिटिश थे। ब्रिटिश कहने का मतलब है गोरे थे, अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहते हैं। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? तो 27 मई 1930 में आई। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले नेहरू रिपोर्ट भी आएगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले जिन्ना साहब की 11 सूत्री मांग भी आएगी। तो 1919 का एक्ट ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ 1927 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई 1930 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर जांच करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रहे थे, सपोर्टर थे। उनमें पहला नाम है मोहम्मद शफी, दूसरा नाम है भीमराव अंबेडकर, तीसरा नाम है जस्टिस पार्टी और चौथा नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। एग्जाम में BR अंबेडकर को लेकर डाउट रहता है। यहां पर जिन्ना साहब लिखा हो सकता है। याद रखिएगा कि BR अंबेडकर साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। मोहम्मद शफी भी साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा 2 राजनीतिक दल, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी, भी साइमन कमीशन का सपोर्ट करती है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि साइमन कमीशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के समय कौन थे? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड वायसराय और सचिव थे। लेकिन जब साइमन कमीशन का गठन होता है, साइमन कमीशन आता है, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इस समय भारत के सचिव लॉर्ड बर्कन हेड थे। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन थे। और उस समय कौन थे? 1919 के अधिनियम के समय डेविड लॉयड जॉर्ज। ये जो बर्कन हेड है, इसके बारे में आप लोग आधुनिक इतिहास में भी पढ़ते हैं कि बर्कन हेड ने चुनौती दी थी कांग्रेस को
मोतीलाल नेहरू को कि आप कोई ऐसा संविधान तैयार कीजिए जिस पर भारत के सभी राजनीतिक दल सहमत हों। तो नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना साहब की 11 सूत्री मांग आती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए, लंदन में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, क्यों हुए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ही थे, जो कि साइमन कमीशन के समय भी थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ। और दूसरे और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करते थे। तीसरे राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में एक व्हाइट पेपर आता है। इस व्हाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक समिति का गठन हुआ जिसे कहा जाता है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। जैसे हमारे यहां संसद में होती है दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति, उसी प्रकार तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कंक्लूजन के रूप में एक व्हाइट पेपर आया। व्हाइट पेपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस व्हाइट पेपर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो की रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सीक्वेंस याद रखना है। 1919 का अधिनियम, उसके तहत बना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए लंदन में हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसका रिजल्ट व्हाइट पेपर के रूप में आया। व्हाइट पेपर की जांच करने के लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी के अध्यक्ष बने लॉर्ड लिनलिथगो और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 का बिल पेश हुआ जो कि बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन वो लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय रैमसे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन थे, लेकिन ये तीनों राउंड टेबल जब कॉन्फ्रेंस हुई इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते थे रैमसे मैकडोनाल्ड। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रखें। चलिए अब आते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। 1935 के अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में भी भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। 1935 के अधिनियम के समय में भी भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ही थे। अब यहां पर भारत सचिव कौन थे? सामान्यतः वेलिंगटन का नाम फिर भी पता होता है, लेकिन याद रखिएगा इस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे लॉरेंस डूडांस और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टेनले बाल्डविन। साइमन कमीशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनले बाल्डविन, लेकिन जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उस समय थे मैकडोनाल्ड। लेकिन 1935 में फिर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं स्टेनले बाल्डविन। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना है कि साइमन कमीशन के समय कौन था और इस समय कौन था। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो अधिनियम था डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा जो चैप्टर नंबर 1 था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम को शाही स्वीकृति 2 अगस्त 1935 को मिली। भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को और इसको कैंसिल किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी जब भारत का संविधान लागू हुआ।
1947 में हम लोग आजाद हो गए, लेकिन हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो 1950 तक हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही शासन कर रहे थे। बल्कि हमारे यहां आर्टिकल 148 में जो सीएजी का प्रोविजन है, सीएजी के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था 1971 में। 1950 से लेकर 1971 तक सीएजी अपनी अथॉरिटी का यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत ही कर रहा था। एक अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था, एक्ट विदाउट प्रियम्बल। केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ही एक ऐसा एकमात्र अधिनियम था जिसमें प्रियम्बल मेंशन की गई थी। ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी, जिसे वर्तमान में अनुच्छेद कहा जाता है, और 10 अनुसूचियां थी। इसे भारतीय संविधान का एक प्रमुख सोर्स माना जाता है, और आलोचक कहते हैं कि यह भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। ये थे 14 चैप्टर, जिसमें पहले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन बताया गया था। दूसरे चैप्टर में भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे किताबों में ऑल इंडिया फेडरेशन लिखा होता है, उसका प्रोविजन था। भाग 3 राज्यपाल की प्रांतीय व्यवस्था यानी स्टेट के बारे में बताता था। भाग 4 मुख्य आयुक्तीय प्रांत यानी वर्तमान में जिन्हें हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, उनके बारे में बताता था। भाग 5 लेजिस्लेटिव पावर बताता था। भाग 6 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन बताता था। भाग 7 फाइनेंशियल के बारे में बताता था। भाग 8 फेडरल रेलवे अथॉरिटी के बारे में। पार्ट 9 जुडिशरी के बारे में। पार्ट 10 द सर्विस ऑफ द क्राउन इन इंडिया, सिविल सेवाओं के बारे में। भाग 11 सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका एडवाइजर, उनके डिपार्टमेंट। भाग 12 कुछ मिसलेनियस या जनरल प्रोविजन के बारे में। भाग 13 ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में, और भाग 14 कुछ विशेष बातें बताता था। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को टोटल 14 भागों में 14 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। इन 14 भागों में टोटल 321 धाराएं थी, जिसे वर्तमान में हम लोग धाराओं की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल शब्द को मेंशन करते हैं, और इसमें 10 अनुसूचियां थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अब आते हैं की प्रोविजन। द फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था। केंद्रीय विधायिका में कुछ चेंजेस आए। डिवीजन ऑफ पावर आया, याद रखिएगा, डिवैल्यूएशन ऑफ पावर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की विशेषता है। सेपरेशन ऑफ पावर अलग होता है, डिवीजन ऑफ पावर अलग होता है, और डिवैल्यूएशन ऑफ पावर अलग होता है। तीनों में अंतर होता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान हुआ। बाइकैमरलिज्म इन स्टेट लेजिस्लेचर, प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका की शुरुआत हुई। फेडरल कोड का प्रोविजन आया, और कुछ अदर प्रोविजन आए। एक एक कर सभी प्रावधानों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ। 1935 के अधिनियम में कहा गया था जो भारत में 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जहां पर ब्रिटेन की सरकार गवर्नर के माध्यम से रूल करती थी। इसके अलावा 6 कमिश्नरियां होती थी, जैसे वर्तमान में यूनियन टेरिटरी हैं, और कुछ देशी रियासतें थी। ब्रिटेन की सरकार ने इस अधिनियम में कहा कि प्रांतों, देशी रियासतों और कमिश्नरियों से मिलकर एक संघ बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे द फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे किताबों में ऑल इंडिया फेडरेशन कहा जाता है, अखिल भारतीय संघ। ब्रिटिश प्रांतों के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन का हिस्सा बनना कंपलसरी था, लेकिन देशी रियासतों के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करना था। देशी रियासतों ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, इसलिए द फेडरेशन ऑफ इंडिया कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। यानी ये 1935 के अधिनियम की विशेषता तो है, लेकिन द फेडरेशन ऑफ इंडिया कभी भी भारत में लागू नहीं हो सका, और इसका मेन कारण था प्रोविंशियल स्टेट्स, जो देशी रियासतें थी, उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने से मना कर दिया। दूसरा प्रोविजन था चेंज इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्र की विधायिका में परिवर्तन।
आपने पढ़ा था कि केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका, बाइकैमरलिज्म इन सेंटर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की विशेषता थी। केंद्र में विधायिका के 2 सदन कहलाते थे विधानसभा और राज्य परिषद। वर्तमान में संसद के 2 सदन के नाम है लोकसभा, राज्यसभा। 1919 के अधिनियम में नाम थे विधानसभा और राज्य परिषद। सबसे पहले यहां पर विधानसभा का नाम बदलकर किया गया संघीय सभा, फेडरल असेंबली। वर्तमान में लोकसभा कहते हैं, उस समय इसे कहा गया फेडरल असेंबली। राज्य परिषद एज इट इज वही रही। पहली बार देशी रियासतों को दोनों सदनों में जगह मिली, शायद इसीलिए इसे फेडरल असेंबली कहा गया, क्योंकि फेडरेशन के अंतर्गत देशी रियासतों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। यानी केंद्र की विधायिका में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम बदलकर संघीय सभा यानी फेडरल असेंबली किया गया, और वहीं दूसरी ओर देशी रियासतों को केंद्र की विधायिका के अंदर प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तीसरा परिवर्तन, शक्तियों का विभाजन और केंद्र में द्वैध शासन। याद रखिएगा, मैंने पहले बोला डिवीजन ऑफ पावर अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर अलग है और डिवैल्यूएशन ऑफ पावर अलग है। डिवैल्यूएशन ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की विशेषता है, जहां पे केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की विशेषता है, जिसके अनुसार भारत सरकार के कार्यों को 3 अलग अलग सूचियों में बांटा गया। संघ, जिसे वर्तमान में संघ राज्य समवर्ती सूची कहते हैं, उस समय कहा जाता था संघीय सूची, फेडरल लिस्ट। राज्य सूची को उस समय कहा जाता था प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची, और समवर्ती सूची के लिए वही शब्द है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यह होता है डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब हम शासन के, गवर्नेंस के जो 3 पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन करते हैं पावर्स का, वो कहलाता है सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों को बांटना, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और डिवीजन ऑफ पावर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की विशेषता है। और इसी के साथ केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की कोशिश की गई। जिस प्रकार 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित, वैसा ही काम संघीय सूची के विषयों पर करने की कोशिश की गई। यानी जो फेडरलिस्ट केंद्र सरकार के विषय थे, उनको 2 भागों में बांटने की कोशिश की गई। लेकिन भारत सरकार ने, यानी भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसके कारण सेंटर में द्वैध शासन यानी डायरार्की इन सेंटर वाला प्रोविजन लागू नहीं हो पाया। और इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि जो रेजिड्यूशरी पावर है, अवशिष्ट विषय है, अर्थात ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों ही सूचियों में नहीं हो पाया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट में, उन्हें कहा जाएगा रेजिड्यूशरी सब्जेक्ट। और इस पर लॉ बनाने का अधिकार होगा भारत के गवर्नर जनरल को, जिसे वाइसराय भी कहा जाता है। तो ये इस अधिनियम के संदर्भ में याद रखें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कि 1919 के अधिनियम में जिन प्रांतीय विषयों को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया था, रिजर्व और ट्रांसफर, अब वो क्लासिफिकेशन समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ कहलाएंगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंटर, प्रोविंशियल दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को रिजर्व और ट्रांसफर में नहीं बांटा जाएगा। वो जो क्लासिफिकेशन 1919 के अधिनियम था, अब उसको रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। अब कहलाएंगे केवल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब जो भी सरकार कानून बनाएगी, वह अपनी विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, चाहे वो प्रांतीय विषय का कोई भी कानून क्यों ना हो। इस अधिनियम के द्वारा बाइकैमरल इन स्टेट लेजिस्लेचर आया। प्रांतों में 2 सदन वाली विधायिका आई, केंद्र में 2 सदन वाली विधायिका। बाइकैमरल इन सेंटर,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की विशेषता है, लेकिन बाइकैमरल इन स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों में 2 सदन वाली विधायिका 1935 के अधिनियम की विशेषता है। 1919 के समय में प्रोविंसेस की संख्या 8 होती थी, मद्रास, मुंबई, बंगाल, असम, बर्मा, पंजाब, बिहार और उड़ीसा और मध्य प्रांत। 1931 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गठन हुआ। 1935 के अधिनियम में उड़ीसा को बिहार से अलग कर 2 अलग अलग प्रोविंस बने, एक उड़ीसा एक बिहार, पहले दोनों एक होते थे। और सिंध को बंबई से अलग किया गया, यानी सिंध एक अलग से प्रोविंस बनाया गया, और बर्मा को, जो बर्मा है, उसको भारत से अलग किया गया। इस तरीके से टोटल 1935 के अधिनियम के समय में 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 6 कमिश्नरियां थी और देशी रियासतें हुआ करती थी। और इस अधिनियम के द्वारा 6 प्रांतों में 11 में से 6 प्रोविंसेस में 2 सदन वाली विधायिका की शुरुआत हुई, जिससे वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में 2 सदन पाए जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऐसी ही ये शुरुआत 1935 के अधिनियम में राज्यों के लिए की गई, 11 में से 6 प्रांतों में, और उनके नाम थे असम, बिहार वर्तमान में भी है, बॉम्बे महाराष्ट्र में है, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे हम वर्तमान में यूपी कहेंगे, और मद्रास। इन 6 प्रोविंसेस के अंतर्गत 2 सदन वाली विधायिका यानी बाइकैमरल इन स्टेट लेजिस्लेचर इन 6 स्टेट के अंदर शुरू हुआ, 11 में से 6। वर्तमान में भी 6 राज्यों के अंदर 2 सदन वाली विधायिका पाई जाती है। इस अधिनियम में अगला प्रोविजन था कि एक संघीय न्यायालय बनेगा, एक फेडरल कोर्ट बनेगा, जो कि सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को हल करेगा। फेडरेशन यानी जो सेंटर गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके बीच के झगड़ों को निपटाएगा। यह दिल्ली में होगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिमम 6-7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन जब इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1937 को, उस समय केवल एक मुख्य न्यायाधीश हुए और 2 अन्य न्यायाधीश, यानी अधिनियम में 1+7 का प्रोविजन था। लेकिन 1937 में जब फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापित हुआ, उस समय एक चीफ जस्टिस और 2 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर मोरिस क्वेर और 2 अन्य न्यायाधीश का नाम था शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर। और यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि फेडरल कोर्ट की अपील प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी ब्रिटेन में, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसकी अपील कहीं नहीं हो सकती। वो खुद अगर पुनर्विचार याचिका के तहत करना चाहे तो बात अलग है। इस अधिनियम में कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे 3। 1919 के अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, जिसकी जांच करने के लिए ली कमीशन बना। ली कमीशन की रिपोर्ट पर 1926 में लोक सेवा आयोग बना, जो सेंटर और स्टेट दोनों के एग्जाम करवाता था। लेकिन 1935 के अधिनियम में कहा गया कि 1 नहीं 3 होंगे। सेंटर के लिए होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे वर्तमान में यूपीएससी कहते हैं, और प्रत्येक स्टेट के लिए होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। 1926 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, उसको आगे चलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहने लगे, और आगे चलकर उसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी कहा जाने लगा। और प्रत्येक स्टेट के लिए स्टेट पीएससी का प्रोविजन इसी में किया गया था। प्रेजेंट में आर्टिकल 315 यही बात दोहराता है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन गठित कर सकती है। कुछ अन्य प्रावधान थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई। जो वायसराय की सहायता के लिए 1858 में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनी थी, उसको सलाह देने के लिए, वो अब समाप्त होगी। इसके द्वारा फेडरल रेलवे अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया, अर्थात जिन अंग्रेजों ने भारत की रेलवे लाइन में इन्वेस्ट किया था, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी का गठन हुआ।
ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई, यानी इस कानून में परिवर्तन करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को होगा और किसी को नहीं होगा। हमने तो समाप्त ही कर दिया। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर इसी अधिनियम से मिली आर्टिकल 123 के तहत, क्योंकि वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसी अधिनियम से मिलती है। क्या ऐसा है? नहीं। याद रखिएगा, पहली बार भारत के गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मिली थी। प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर इस अधिनियम से मिलती है, लेकिन वायस राय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर 1861 के अधिनियम से मिली थी। इस अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रोविजन था, जिसको हम लोगों ने डीपीएसपी के रूप में एड ऑन किया। इसके अंदर ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल के कार्यालय का प्रोविजन किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर करेगा, ये हमने कनाडा से लिया है, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय होगा, पद होगा, ये 1935 के अधिनियम की विशेषता है। इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं, यहीं से लिए। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन जर्मनी से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन इस अधिनियम से लिए गए। अब इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण कथन जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करने हुए कहा, ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, नया दासता का एक नया चार्टर, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन, ब्रेकें बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है, तो नेहरू ने आलोचना की। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने आलोचना की, द्वैत शासन पद्धति को बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया, जो डायरार्की सिस्टम सेंटर में इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी उसको बुरा बताया, हालांकि वो लागू नहीं हो पाया। दो प्रोविजन लागू नहीं हुए, फेडरेशन ऑफ इंडिया और सेंटर में डायरार्की, ये प्रोविजन लागू नहीं हो पाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की आलोचना की और कहा, पूर्ण रूप से रद्दी, बुनियादी रूप से बुरा, अस्वीकार करने, पूर्णतः अयोग्य बतलाया। विंस्टन चर्चिल, केटी शाह और मदन मोहन मालवीय। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल बहुत शक्तिशाली बन गया है और उसकी तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की, जर्मनी और इटली के समान। केटी शाह ने आलोचना करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत जो मंत्री हैं वो केवल आभूषण जैसे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि 1935 का अधिनियम बाहर से डेमोक्रेटिक लगता है परंतु अंदर से पूरी तरह से खोखला है। ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की विशेषताएं। हमने पहले बैकग्राउंड समझा, फिर जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद की प्रोविजन और आखिरी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अधिनियम समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।